नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर रूस और यूक्रेन की वॉर को लेकर है। दोनों देशों के डेलीगेशन इस्तांबुल में पीस टॉक के लिए मिले, सीज फायर की बात की, लेकिन असल में अब से थोड़ी देर पहले रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया है। इससे पहले यूक्रेन ने रशिया के एयरबेसेस पर ड्रोन अटैक करके 40 रशियन बॉम्बर प्लेन्स को तबाह कर दिया था। यह यूक्रेन का रशिया पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हमला था। जेलेंस्की के ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस ड्रोन अटैक में रशिया की 4 एयरफील्ड को निशाना बनाया गया। ये एयरबेस यूक्रेन से हजारों मील दूर है। यूक्रेन ने हजारों ड्रोन चुपचाप स्मगल किए, इनको ट्रकों में छुपाकर डिस्गाइज में रशिया के एयरफील्ड तक पहुंचाया। यूक्रेन की आर्मी ने एक एक करके रिमोट कंट्रोल से ड्रोन्स को फायर किया, एयरफील्ड पर हमले किए और रशिया के प्लेन्स को तबाह कर दिया। इंटेलिजेंस और वॉरफेयर का ऐसा कोऑर्डिनेटेड एक्शन इतना जबरदस्त था कि इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जेलेंस्की ने कहा, ऑपरेशन स्पाइडर वेब की तैयारी पिछले 1.5 साल से चल रही थी। यूक्रेन ने 25-25 हजार रुपए की कीमत के ड्रोन से रूस के 1-1 हजार करोड़ के 40 फाइटर जेट्स को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन ने खिलौने जैसे ड्रोन्स को खतरनाक हथियार बना दिया। यूक्रेन के ड्रोन रूस में 4,500 किलोमीटर दूर साइबेरिया तक पहुंच गए और रशियन इंटेलिजेंस को हवा भी नहीं लगी। रूस का लेटेस्ट एयर डिफेंस किसी काम नहीं आया। हैंगर में खड़े मिसाइल कैरी करने वाले बड़े बड़े फाइटर जेट्स खड़े खड़े कबाड़ में तब्दील हो गए। और सबसे बड़ी बात है, इस हमले के बारे में अमेरिका को भी कानो कान खबर नहीं हुई। यूक्रेन ने यह हमले ऐसे टाइम में किए जब रूस ने ईस्ट यूक्रेन में काफी बड़ी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया है और ऐसा इंप्रेशन दिया कि यूक्रेन इस युद्ध में हार के कगार पर है। लेकिन यूक्रेन के इस ड्रोन हमले के बाद रशिया ने भी काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया है। रूस के सुखोई 34 बॉम्बर्स ने वेस्टर्न यूक्रेन में मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर मिसाइल से अटैक किया। रशियन अटैक में यूक्रेन के 7 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इसके साथ साथ रूस की आर्म फोर्सेज ने 400 से ज्यादा ड्रोन से यूक्रेन के सुमी, खार्किव, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खेर्सन इलाकों में जबरदस्त हमले किए। इन हमलों में रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ साथ उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी और सिविल एरियाज को भी टारगेट किया। यूक्रेन के इंडस्ट्रियल इलाकों पर रशियन फाइटर प्लेन से बम बरसाए। इसके अलावा रूस ने आज अपने बॉम्बर से यूक्रेन के मोबाइल ड्रोन ऑपरेटिंग यूनिट्स को भी निशाना बनाया। यही मोबाइल ड्रोन ऑपरेटिंग यूनिट्स रूस पर ड्रोन हमले करवा रही थी। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि उसने अपने वेस्टर्न रीजन में यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। इन ड्रोन्स के निशाने पर रशियन मिलिट्री यूनिट थी। इसके अलावा रूस की आर्मी ने दावा किया कि उसने सुमी और डोनेत्स्क इलाकों में यूक्रेन के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। ज़पोरिज़िया इलाके में भी रूस की फौज आगे बढ़ रही है। ज़पोरिज़िया में यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आज रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर और इंडस्ट्रियल सेंटर खार्किव में 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। इनमें से एक मिसाइल स्कूल के पास गिरी और दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर गिरी। नोट करने वाली बात यह भी है कि कल यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे डीप और सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। इसके बाद आज रूस की फौज यूक्रेन पर लगातार बम बरसा रही है। लेकिन इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच बातचीत भी हो रही है। टर्की के इस्तांबुल में आज एक बार फिर यूक्रेन और रूस के डेलीगेशन आमने सामने बैठे और बात की। लेकिन रूस ने इस बातचीत से पहले यूक्रेन पर इतना जबरदस्त हमला किया क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। इस हमले में रूस को $7 बिलियन का यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। रूस पर यूक्रेन ने हमला
छोटे छोटे 25-25 हजार रुपए के ड्रोन से किया। हैरानी की बात है कि यूक्रेन के ड्रोन्स रूस की सीमा में 4,500 किलोमीटर भीतर तक पहुंच गए और रशियन फोर्सेस को इसकी भनक तक नहीं लगी। यूक्रेन ने रूस के ईस्ट से लेकर वेस्ट तक और नॉर्थ से लेकर साउथ तक कम से कम 5 बड़े सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस के इवानोवा, रायजन, आमिर, मिरस्मस और इरकुत्स्क में एयर बेसिस पर टारगेटेड अटैक किए। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में उसने रूस के 120 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स में से 40 को तबाह कर दिया। इससे रूस की मिसाइल अटैक की ताकत आधी रह गई। रूस ने भी कबूल किया कि यूक्रेन ने उसके 5 सूबों में टेररिस्ट अटैक किए, ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा, रूस पर इस बड़े हमले को यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस एसबीयू ने अंजाम दिया। पूरी दुनिया में आज तक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने न केवल सिर्फ रूस की एयरफोर्स को निशाना बनाया, उसके उन्हीं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को तबाह कर दिया जो यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहे थे। Щойно була доповідь голови Служби безпеки України। अभी अभी मुझे यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस के हेड वासिल मलियूक से एक रिपोर्ट मिली है। रूस में बेहद कामयाब ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। दुश्मन के इलाके में किए गए इस हमले के टारगेट मिलिट्री ठिकाने थे। इसमें उन हथियारों को निशाना बनाया गया जिनसे दुश्मन हम पर हमला करता है। रूस को भारी नुकसान हुआ है जो बिल्कुल वाजिब है और उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं सिक्योरिटी सर्विस, इसके मुखिया जनरल मलियूक को निजी तौर पर शुक्रिया कहता हूँ। इसके अलावा उन सबका भी धन्यवाद जो इस ऑपरेशन में शामिल थे। इस हमले की तैयारी में हमें लगभग 1.5 साल लगे और इसको पूरी बारीकी और सटीक तरीके से अंजाम दिया गया। यूक्रेन ने रूस पर जो जबरदस्त ड्रोन अटैक किया वो मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें यूक्रेन ने सस्ते और हल्के फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से रूस के हजारों करोड़ के बॉम्बर तबाह कर दिए। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के Tu-95, Tu-22 और Tu-160 जैसे विमानों को तबाह कर दिया। ये तीनों लंबी दूरी के बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं। सुपरसोनिक Tu-160 विमान को रूसी वायुसेना का सबसे महंगा विमान कहा जाता है। डिफेंस एनालिस्ट का दावा है कि इस विमान का नुकसान रूस को सबसे ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि एक Tu-160 विमान की कीमत करीब $250 मिलियन यानी 2,150 करोड़ रुपए के बराबर होती है। यह बॉम्बर एक बार में करीब 18,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जिसे रशियन एयरफोर्स की जान माना जाता है। इनसे न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है। इसके अलावा ट्यूपोलोव 95 बॉम्बर भी रशियन एयरफोर्स के लंबी दूरी तक मार करने वाले बम बरसाने वाले विमान हैं। रशियन एयरफोर्स के पास ऐसे 55 बॉम्बर हैं। इन बॉम्बर्स के अलावा यूक्रेन के ड्रोन अटैक में रूस का A-50 टोही विमान भी तबाह हो गया। इस विमान की मदद से रूस यूक्रेन में टारगेट का पता लगाता था और इसके बाद रशियन एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हमला करते थे। डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूक्रेन का यह हमला इतना जबरदस्त था कि रूस को इससे उबर पाने में कई साल लग जाएंगे। यूक्रेन ने रूस पर इस बहुत बड़े ड्रोन अटैक का नाम ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब रखा था। इस ऑपरेशन की प्लानिंग पिछले 18 महीने से चल रही थी और इसके लिए यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने एक एलीट यूनिट तैयार की थी, जिसमें ड्रोन ऑपरेटर से लेकर सर्विलांस के एक्सपर्ट तक शामिल थे। यूक्रेन ने इसके लिए लकड़ी के खास बॉक्स बनवाए थे, जिनको रिमोट कंट्रोल से खोला और बंद किया जा सकता था। लकड़ी के इन बॉक्सेज के भीतर यूक्रेन ने अपने FPV ड्रोन्स को एक्सप्लोसिव से लैस करके छुपा दिया था। फिर इन लकड़ी के बक्सों को सामान ढोने वाले ट्रक्स के भीतर छुपाकर रूस के अलग अलग एयर बेसेस तक पहुंचाया गया, जो रूस के बॉर्डर से 2000 से लेकर 4,500 किलोमीटर तक दूर थे। रूस के इन एयर बेसेस तक अटैक करने में सक्षम बॉम्बर्स और मिसाइल्स यूक्रेन के पास नहीं है, इसलिए रशियन फोर्सेस निश्चिंत थी। लेकिन यूक्रेन ने सामान ढोने वाले ट्रक्स में अपने FPV ड्रोन्स
रूस के साइबेरिया इलाके में बने रशियन एयरबेस तक पहुंचा दिए। इन ट्रक्स के साथ एफपीवी ड्रोन ऑपरेटर्स को भी भेजा गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पाइडर्स वेब ऑपरेशन के लिए काम करने वाले यूक्रेन के एलीट फोर्स के एजेंट्स ने अपना अड्डा रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के एक ऑफिस के ठीक बगल में बनाया हुआ था। यूक्रेन ने इस हमले के लिए 117 एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ट्रक के भीतर बैठे ड्रोन ऑपरेटर्स ने रिमोट से ड्रोन कैमरे की मदद से टारगेट एक्वायर किया और फिर विस्फोटकों से लैस ड्रोन्स को रूस के हजारों करोड़ कीमत वाले बॉम्बर्स के फ्यूल टैंक से गिरा दिया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बताया कि रूस की कामयाबी से हमला करने के बाद उसके सारे ड्रोन ऑपरेटर सुरक्षित यूक्रेन वापस आ गए। Можна сказати впевнено, що це मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये अनोखा मिलिट्री ऑपरेशन था। सबसे दिलचस्प बात है और जो अब सार्वजनिक तौर पर कही जा सकती है कि रूस में हमारे इस ऑपरेशन का हेडक्वार्टर उनकी खुफिया एजेंसी एफएसबी के एक क्षेत्रीय मुख्यालय के ठीक बगल में बना था। इस हमले में हमने कुल मिलाकर 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और लगभग इतने ही ड्रोन ऑपरेटर्स इस काम में लगे हुए थे। हमने इस हमले में रूस के एक एयरबेस पर तैनात 34% विमानों को टारगेट किया जो क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम थे। हमारे ड्रोन ऑपरेटर रूस के अलग अलग इलाकों में काम कर रहे थे और अब वो सुरक्षित वापस आ चुके हैं। मुझे सच में इस बात की बहुत तसल्ली है कि मैंने जिस हमले की इजाजत 1.5 साल पहले दी थी वो अब सफल हुआ है और इससे रूस के 40 लड़ाकू विमान तबाह हो गए हैं। हम इस तरह के हमले आगे भी जारी रखेंगे। працює. अब ये समझ लेते हैं कि एफपीवी ड्रोन होता क्या है। एफपीवी ड्रोन का मतलब है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। ये एक तरह का टॉय है, खिलौना है, आसानी से मार्केट में मिलता है और इसकी कीमत 25,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए तक हो सकती है। 12 से 18 इंच तक की चौड़ाई वाला ड्रोन 25,000 में मिल जाता है। इसका कुल वजन 2 से 3 किलोग्राम तक होता है। लेकिन इस छोटे से खिलौने को यूक्रेन ने रशियन फौज के खिलाफ सबसे घातक हथियार बना दिया। यूक्रेनी फोर्सेस ने एफपीवी ड्रोन्स में मॉडिफिकेशंस किए, इसमें विस्फोटक फिट किए, कैमरे लगाए, कैमरे की लाइव फीड को ड्रोन ऑपरेटर तक पहुंचाने का इंतजाम किया। ड्रोन कैमरे का जो ऑपरेटर होता है उसे एक खास तरह का चश्मा दिया गया। इस चश्मे में एक मॉनिटर लगा होता है जिस पर ड्रोन कैमरे से मिल रही फीड रियल टाइम में ऑपरेटर को दिखाई देती है। यानी ड्रोन कैमरे के जरिए जो देख रहा है एग्जैक्टली वही विजुअल ड्रोन ऑपरेटर को भी दिखाई दे रहा होता है। ऑपरेटर ड्रोन को टारगेट तक पहुंचाता है और इसके बाद जब ड्रोन टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंचता है तो ऑपरेटर एक्सप्लोसिव पेलोड को टारगेट के ऊपर गिरा देता है। यूक्रेन ने यही किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 25-25 हजार के छोटे छोटे ड्रोन से यूक्रेन ने रूस का करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। इन्हीं ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन पिछले 2.5 साल से युद्ध में रूस के T-80 और T-90 जैसे टैंक्स को नष्ट कर रहा है। एक T-80 टैंक की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए और T-90 टैंक की कीमत करीब 75 करोड़ रुपए तक होती है। और बाकी 25-25 हजार के ड्रोन से यूक्रेन ने रूस के जो फाइटर जेट्स पर बात किए हैं उनकी कीमत तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि हजारों करोड़ में है। आज ही रशियन आर्मी के बड़े अफसर ने कबूल किया कि कल यूक्रेन ने जो ड्रोन अटैक किया उसमें रशियन आर्मी की ताकत 34% कम हो गई। वहीं सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग में यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा आज यूक्रेन के पास हर साल 1 करोड़ ड्रोन बनाने की कैपेसिटी है। ये ड्रोन इस्तेमाल करने में सस्ते हैं और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। Modern technologies are changing the battlefield, and we must all adapt. नई तकनीकें युद्ध के मोर्चे की तस्वीर बदल रही है और हम सबको इसके मुताबिक खुद को ढालना होगा। इसका मतलब है रक्षा क्षेत्र की नई तकनीकों, खास तौर से ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हथियार विकसित करने होंगे। बड़े पैमाने पर उत्पादन की वजह से हमारे स्वदेशी ड्रोन विदेश से खरीदे जाने वाले ड्रोन से 2 से 3 गुना सस्ते पड़ रहे हैं। यूक्रेन का स्वदेशी एफपीवी ड्रोन $500 का पड़ता है, जबकि यही विदेशी ड्रोन $1,500 का पड़ता
पड़ता है। यही बात फिक्स्ड विंग ISR ड्रोन पर भी लागू होती है। यूक्रेन का बना ये ड्रोन $45,000 का पड़ता है, वहीं विदेशी फिक्स्ड विंग ISR ड्रोन $1,10,000 का बैठता है, यानी करीब 2.5 गुना महंगा होता है। हर साल 1 करोड़ ड्रोन बनाने की क्षमता होने की वजह से यूक्रेन आज पूरे यूरोपीय महाद्वीप को अपने नए ड्रोन मुहैया करा सकता है, जिन्होंने युद्ध में अपनी क्षमता पहले ही साबित कर दी है। इस वक्त हमारा जोर ऐसे UAV बनाने पर है जो आम लोगों को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले का पता लगा सकते हैं। महंगी सरफेस टू एयर मिसाइलों के मुकाबले कम कीमत वाले इंटरसेप्टर ड्रोन काफी सस्ते पड़ते हैं। इंटरसेप्टर ड्रोन सरफेस टू एयर मिसाइलों की तुलना में 200 गुना सस्ते होते हैं और ये दुश्मन के ड्रोन से सस्ते भी होते हैं। ड्रोन से रूस की एयरफोर्स को टारगेट करने के अलावा यूक्रेन ने रूस के ब्रियांस्क और कुर्स्क रीजन में 2 और बड़े हमले किए, जिसमें 7 लोग मारे गए और 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यूक्रेन के बॉर्डर के पास ब्रियांस्क रीजन में यूक्रेन ने रूस के एक रेलवे ब्रिज को एक्सप्लोसिव से उड़ा दिया। इस हमले में 7 लोगों की जान गई, क्योंकि इस धमाके की वजह से रूस की एक ट्रेन पलट गई। ये ट्रेन क्लीमोवो शहर से राजधानी मॉस्को जा रही थी। यूक्रेन बॉर्डर से सटे कुर्स्क में भी यूक्रेन ने रूस के एक रेलवे ब्रिज को विस्फोटक से उड़ा दिया। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ। यूक्रेन ने इन हमलों पर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन रूस ने इसे यूक्रेन का आतंकी हमला करार दिया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन लगातार ड्रोन से उसके ऊपर अटैक कर रहा है और अब रूस यूक्रेन को सबक सिखाएगा। रूस पर यूक्रेन के हमले और रूस के जवाबी हमले के बीच टर्की में दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने की बातचीत भी चल रही है। आज इस बातचीत का दूसरा दौर इस्तांबुल में शुरू हुआ। दोनों देशों के डेलीगेट्स ने करीब 1 घंटे तक बात की। दोनों देश एक दूसरे के मारे गए लगभग 6000 सैनिकों के शवों की अदला बदली के लिए राजी हो गए हैं। इसके अलावा रूस और यूक्रेन एक दूसरे के यहां बंधक उन सैनिकों को भी लौटाएंगे जो घायल हैं, बीमार हैं या फिर 25 साल से कम उम्र के हैं। हालांकि दोनों मुल्कों के बीच जंग रोकने पर अभी रजामंदी नहीं बन पाई है। यूक्रेन फौरन सीज फायर चाहता है, लेकिन रूस इसके लिए तैयार नहीं है। इस बातचीत में यूक्रेन के डेलीगेशन की अगुवाई वहां के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव कर रहे हैं। यूक्रेन के डेलीगेशन के सभी मेंबर सेना की वर्दी पहनकर बातचीत के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ रूसी डेलीगेशन के कमान प्रेसिडेंट पुतिन के सलाहकार व्लादिमीर मेंडिस्की कर रहे हैं। पिछले महीने दोनों देशों के डेलीगेशन की एक दौर बातचीत हो चुकी है। इस बातचीत के लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी इस्तांबुल गए थे। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन ने ज़ेलेंस्की से सीधी बातचीत करने से इनकार कर दिया। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से जो जबरदस्त अटैक किया, उसको दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट वॉर के बदलते स्वरूप की मिसाल बता रहे हैं। जानकारों का कहना है कि भविष्य में युद्ध ड्रोन्स और ऐसे ही ऑटोमेटेड वेपन से लड़े जाएंगे। आजकल सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग चल रहा है, जिसमें फ्यूचर वॉरफेयर को लेकर दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट चर्चा कर रहे हैं। भारत से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान इस डायलॉग में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि आज युद्ध की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब महंगे फाइटर प्लेन और मिसाइल्स का काम छोटे छोटे ड्रोन करने लगे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री के बाद तो ऐसा लग रहा है कि भविष्य में युद्ध इंसानों के बीच नहीं बल्कि मशीनों के बीच होगा। I believe the future challenges that we may face arise out of the complexity of emerging geopolitical dynamics and the unprecedented acceleration in the march of technology. Today, the rise of unmanned systems and do-it-yourself kind of kit for warfare is reducing the economic and human cost of warfare, leading to increasing propensity to use of force. This is happening without formal declaration of wars. The emergence of non-kinetic means, especially in the domain of cyber or information domain, also provides wider options to impose one's will on and to attain politico-military objectives, thus adding to this proclivity. Unmanned and autonomous systems, along with the concept of man-unmanned teaming and the advancement in robotics, may soon introduce the concept of combat between man and machines, or even between machines and machines, gradually leading to intelligent and automated kill chains. यूक्रेन ने जिस तरह से
पलक झपकते ही रूस के 40 बम्बर एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए। ये मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे ताज़ा एग्जाम्पल है, जहां वेपन से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और दिमाग मैटर करता है। रूस को कॉन्फिडेंस था कि हजारों मील दूर उसके फाइटर जेट्स को कोई छू भी नहीं सकता। खासतौर पर वो जानता था यूक्रेन के पास वहां तक पहुंचने की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने जबरदस्त काम किया और यह पुतिन के लिए बहुत एम्बैरेसिंग है। लेकिन इस अटैक ने वॉरफेयर की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी है। सबसे बड़ी चिंता तो ट्रंप को होगी, जिनका दावा था उन्होंने पुतिन और ज़ेलेंस्की को सीज फायर के लिए तैयार कर लिया है। अब दोनों तरफ से सीज फायर तो नहीं हुआ, जबरदस्त फायरिंग जरूर हो रही है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा था, यू हैव नो कार्ड्स टू प्ले, यानी तुम्हारे पास तो पत्ते ही नहीं, तुम क्या खेलोगे। ज़ेलेंस्की ने आज दिखा दिया उन्होंने कौन से पत्ते छुपा कर रखे थे और उन पत्तों से उन्होंने कैसे बाजी पलट दी। जो यूक्रेन रूस के आगे हारा हुआ दिखाई दे रहा था, वो अब बातचीत की टेबल पर बराबरी से सिर उठाकर बैठेगा, पुतिन की टीम से आंख में आंख मिलाकर बात करेगा, क्योंकि यूक्रेन ने दिखा दिया कि 25-30 हजार के ऑर्डिनरी ड्रोन हजारों करोड़ के जेट्स को तबाह कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ये इंसान और मशीन के बीच की जंग है, जंग का नया तरीका है। भारत ने भी पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तबाह करने के लिए इसी तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। प्रिसाइज और कंट्रोल्ड अटैक करके आतंकवादियों के उन ठिकानों को तबाह कर दिया था जिन्हें पाकिस्तान की एयरफोर्स ने डिफेंस कवर दिया हुआ था। हालांकि हमारी एयरफोर्स के अटैक में जो अब पाकिस्तानी दहशतगर्द बच गए थे, वो अब एक बार फिर सिर उठाने लगे हैं, बिलों से बाहर आने लगे हैं। पंजाब सूबे के कसूर में लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने बड़ा जलसा किया। इसमें अमीर हमजा, इंजीनियर मोहम्मद इमरान, हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और मुजम्मिल हाशमी जैसे बड़े दहशतगर्द शामिल थे। इस जलसे में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने भारत के खिलाफ तीखी तकरीरें की। जमात दावा के टेररिस्ट मोहम्मद इमरान ने कहा, अब तो पाकिस्तानी फौज और उसके सारे सियासतदान वही बात बोल रहे हैं जो हाफिज सईद कई साल से कह रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद की तैयारियां करवाने वाले हमारे पीछे हमारे उस्ताद बैठे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तादाद को, बड़े नौजवानों को इन तैयारियों से गुजारा और हिंदुस्तान की नींदें हराम की। हिंदुस्तान के बड़े बड़े कर्नल, जनरल, बड़े बड़े ब्रिगेड हेडक्वार्टर इन मुजाहिदों ने लर्जा के रख दिए। आज हिंदुस्तान को यही परेशानी है, कहता है जो हाफिज सईद कहता है, आज वही पाकिस्तान का DGISPR कहता है। मोहतरम भाइयों, कल गज़वा हिंद की बात करने वाला अकेला हाफिज सईद था। आज अल्लाह का शुक्र है कि जनरल आसिम मुनीर आपका सिपा सालार, वो भी जब तकरीर करता है तो कहता है गज़वा हिंद लड़ेंगे, और फिर लड़के भी दिखाया है। और मोहतरम भाइयों, कल अमीर मोहतरम हाफिज सईद ने यह जुमला कहा था, और मोदी अगर तूने पाकिस्तान का पानी बंद किया, हम तेरी सांस बंद करेंगे। तो मोहतरम भाइयों, आज पाकिस्तान का हर सियासतदान और पाकिस्तान के फौज का हर अफसर DGISPR वो वही जुमला बोल रहा है। कल हाफिज सईद ने यह बात कही थी, अगर दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो फिर तुम्हारा खून बहेगा। जमात दावा के इस जलसे में अमीर हमजा, सैफुल्लाह कसूरी और हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद, अबू बकर राशिद जैसे कई ग्लोबल टेररिस्ट मौजूद थे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इन आतंकवादियों के साथ मंच पर शहबाज शरीफ की पार्टी के सांसद और कई नेता मौजूद थे। पंजाब सूबे की असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद खान ने कहा, उनका तो हाफिज सईद, तलहा सईद और सैफुल्लाह कसूरी से ख़ानदानी ताल्लुक़ है। मलिक मोहम्मद खान ने पाकिस्तान की सरकार, फौज और दूसरी जमातों के लिए कहा, ये सब मिलकर भारत से लड़ेंगे। अगर भारत ने पाकिस्तान के हक का पानी रोका
तो जंग जरूर होगी। जब कौमें खड़ी होती हैं तो अपने हीरोज को याद करती हैं। मेरा सैफुल्लाह कसूरी साहब की निस्बत प्रोफेसर तलहा साहब के साथ मेरी तल्लुकदारी किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। ये जो तराना आपने चलाया कि तू पानी बंद करेगा हम सांस बंद करेंगे, बेशक इसके अल्फाज जैसे भी हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं कि जिंदगी पानी के साथ है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि तारीख में बस्तियां जहां भी बसी वहां बसी जहां पर पानी है। मैं एक बात और आपको बता दूं, दुनिया की तारीख पानी के कवानीन और उनके साथ हुए झगड़ों के साथ भरी पड़ी है। ये कोई जोम में ना रहे, ये किसी को गलत फहमी ना रहे कि अगर खुदा न खास्ता पानी बंद किया गया तो पाकिस्तान इसको एक जंगी इकदाम समझेगा, एक एक्ट ऑफ वॉर समझेगा और इसका जवाब भी ऐसा ही होगा। आज भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन को लेकर पहली बार नवाज शरीफ ही बोले और उन्होंने भी एटम बम की बात की। लंदन में नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के पास एटम बम है, JF-17 जैसे फाइटर जेट हैं, इसलिए कोई पाकिस्तान को कमजोर न समझे। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को JF-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया और ये एक मुश्तरका एफर्ट है चाइना और पाकिस्तान की, जिसका ये नतीजा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है, चाहे न्यूक्लियर बम हो या फाइटर जेट, सब चीन के दिए हुए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने और एयरबेसेस भारत की मिसाइल के निशाने पर हैं। न भारत को इस ताकत की वजह से भारत न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने का मौका देगा पाकिस्तान को, और न ही पाकिस्तान के एयरफील्ड से उसके किसी एयरक्राफ्ट को उड़ने का चांस मिलेगा। भारत ने मिसाइल्स पर नाम और पता लिखकर उन्हें तैयार रखा है, ट्रिगर दबेगा और तबाही मचेगी। भारत ने इसीलिए साफ साफ कहा कि अब न्यूक्लियर बम का ब्लैकमेल नहीं चलेगा और यह मैसेज अब पूरी दुनिया के सामने है और पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि किस तरह से आतंकवादी खुलेआम मिलिट्री और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ अपनी दोस्ती का इजहार कर रहे हैं। लंदन में रविशंकर प्रसाद की लीडरशिप में जो डेलीगेशन लंदन पहुंचा है, उसने इंडियन डायस्पोरा के साथ एक मीटिंग की है और इस प्रोग्राम में रविशंकर प्रसाद ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिला, डेनियल पल का हत्यारा ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया। दुनिया को इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए। What is the problem of Pakistan? The problem of Pakistan is it is not a democratic country. मैं हिंदी में बताना चाहूंगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान, वो बन गया जनरल्स की दुकान। That is the situation of Pakistan. The second thing very important is people, leaders make the country. There, the Pakistan armed forces have made a country Pakistan for themselves. Unelectable, not accountable, not popular sanction, but they seize power. Ayub Khan, Field Marshal for 10 years. Mr. Yahya Khan for 7.5 years. Mr. Ziaul Haq for 11 years. General Musharraf
for 9 years. Now you have Munir, general, who was defeated in the field but became a field marshal. That is the whole scenario. आपको एक बात हम साफ बता दें, भारत पाकिस्तान को ठीक करने के लिए काफी है, ओके? उसके लिए हम लंदन नहीं आए हैं। लंदन हम आए हैं आपको बताने के लिए कि आप इस ग्लोबल मिनट्स को समझिए। रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया और दुनिया को यह भी बता दिया कि भारत पाकिस्तान से निपटने में सक्षम है। कश्मीर से बीजेपी के सांसद गुलाम अली खटाना ने भी कहा कि पाकिस्तान इस्लाम का नाम लेकर मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसने हमेशा इस्लाम को बदनाम किया, लेकिन अब बहुत हो चुका। अब पाकिस्तान को गोली का जवाब गोले से मिलेगा। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, लेकिन काम में जो काम करता है ना, जो दरिंदगी फैलाता है ना, जो दहशतगर्दी फैलाता है ना, इनोसेंट सिविलियन पे वहां की आर्मी, उसका कहीं दूर 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 तक मजहब से, इस्लाम से, इंसानियत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और पाकिस्तान ने जितना इस्लाम को डैमेज करा है दुनिया में, मुझे नहीं लगता किसी ने करा होगा। मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा कोई हिपोक्रेट है तो वो पाकिस्तान है। एक साथ भीख मांगता है और दूसरी साइड दरिंदगी फैलाता है, टेररिज्म फैलाता है। सिर्फ इधर ही प्रॉब्लम नहीं है, उधर घर में भी अपना गला घोटना है जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का। आर्मी को हेजमनी रखना है और इसलिए यहां गड़बड़ करना है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था, मुझे भारत हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है, और पाकिस्तानी जनरल हमें गोलियां, अरे उधर से गोला आएगा, गोला गोला। अब भारत से ना बड़ा बड़ा गोला आएगा और रोज आएगा। हमारे देश के जो एमपीज बाहर के मुल्कों में गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज किया है और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखा है। हमारे देश में लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन दुनिया को ये संदेश जो गया है वो बिल्कुल सही है। और सलमान खुर्शीद ने ठीक कहा कि ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। जब सवाल देश का होता है तो देश ही सबसे पहले होता है, चाहे आप किसी भी पार्टी से हों, किसी भी विचारधारा के हों। मुझे तो लगता है कि डेलीगेशन भेजने का ये प्रोसेस सिर्फ वन टाइम एफर्ट नहीं होना चाहिए, इसे एक रेगुलर प्रैक्टिस बना देना चाहिए। हमारे एमपीज की डेलीगेशन हर साल अलग अलग मुल्कों में जाएं और भारत की बात दुनिया के सामने रखें। अब अपने एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की बात करते हैं। पाकिस्तान की तरह कर्ज में डूबा बांग्लादेश अब चीन की गोद में बैठने को बेकरार है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने चीन से अपील की है कि वो बांग्लादेश को उधार दे, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में चीन का कोई जवाब नहीं। आज बांग्लादेश ने चीन की कंपनियों के साथ ढाका में इन्वेस्टर समिट किया था। इस समिट में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि चीन का मजबूत निवेश बांग्लादेश की इकोनॉमी में बड़ा बदलाव ला सकता है। मोहम्मद यूनुस ने चाइनीज इन्वेस्टर्स को बांग्लादेश में टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, फिशरीज, जूट और आईटी सेक्टर में निवेश करने के लिए इनवाइट किया। यूनुस ने कहा कि चाइनीज कंपनियों ने दिखा दिया कि मैन्युफैक्चरिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए बांग्लादेश उनका पार्टनर बनना चाहता है। चीन का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर हो सकता है। पता लगा कि चीन अब बांग्लादेश में दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनाएगा। बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर पहले से ही चीन के कब्जे में है, क्योंकि इसका 90% मटेरियल चीन से आता है। चूंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी बुरी हालत में है, वहां इंस्टेबिलिटी का माहौल है, चुनी हुई सरकार नहीं है, आर्मी और केयरटेकर गवर्नमेंट के बीच तनाव है। चीन इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी
अपने काबू में करना चाहता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के राजनीतिक वजूद को खत्म करने में जुटी हुई है। शेख हसीना के खिलाफ मास मर्डर, नरसंहार के आरोप में ट्रायल आज शुरू हो गया। हालांकि शेख हसीना फिलहाल भारत में है, लेकिन उनके खिलाफ बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल में ट्रायल शुरू किया गया है और जो आरोप तय किए गए हैं अगर वो साबित हो जाएं तो शेख हसीना को फांसी तक की सजा सुनाई जा सकती है। असल में पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 25,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद शेख हसीना को इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। अब मोहम्मद यूनुस की सरकार ने इसी मामले में शेख हसीना के साथ साथ उनकी सरकार के होम मिनिस्टर और पार्टी के दूसरे कई नेताओं को नरसंहार के केस में आरोपी बनाया है। इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने इस मामले में शेख हसीना को 16 जून को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। बांग्लादेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह की कानूनी कार्रवाई की गई हो और उसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा हो। शेख हसीना पर आरोप लगाया गया है कि 2024 में छात्रों का जो आंदोलन हुआ उसे दबाने के लिए उन्होंने सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल किया और आंदोलनकारियों पर जानलेवा हमले करवाए। इस बीच बांग्लादेश में चुनाव को लेकर मांग तेज हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी सरकार पर चुनाव जल्द से जल्द कराने का प्रेशर बना रही है। इसे लेकर बीएनपी के हजारों प्रोटेस्टर सड़कों पर उतरे और जल्दी चुनाव कराने की मांग की। संस्कार हमें निर्वाचित पार्लियामेंट करबे, जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सारे सुधार करेंगे। सुधार बहुत जरूरी है, ये आवश्यक भी है। सभी राजनीतिक दल एक मत हो गए, ये सबसे बड़ा सुधार है। सब राजनीतिक दल बड़ी बात यह कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार ने जिस कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी पर बैन लगाया था उस बैन को हटा दिया गया है। इसलिए अब जमात इस्लामी भी बांग्लादेश में अगला इलेक्शन लड़ेगी। जमात इस्लामी की तरफ से कहा गया है कि कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद चुनाव आयोग फौरन उस पर एक्शन ले। राय के बातिल घोषणा करेছে। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि बांग्लादेश जमात इस्लामी रजिस्ट्रेशन और अन्य इशू को जो इलेक्शन कमीशन के सामने है उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। जमात इस्लामी को अपना रजिस्ट्रेशन वापस मिल गया है और इलेक्शन सिंबल भी वापस मिल गया है। ये मामला इलेक्शन कमीशन को दूसरे इशू के लिए रेफर किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद इस पर यथाशीघ्र फैसला ले। এই দুটো বিষয়ের बांग्लादेश के हालात तेजी से बदल रहे हैं। चीन की दखलंदाजी लगातार बढ़ रही है। चुनाव कब होंगे ये तय नहीं है, लेकिन जिस तरह से शेख हसीना के खिलाफ मास मर्डर का केस चलाया जा रहा है, जिस तरह बांग्लादेश की करेंसी से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने का फैसला हुआ है और जिस तरह से जमात इस्लामी से बैन हटाया गया है, इन सारी बातों से लगता है कि मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों के पॉलिटिकल वजूद को ख़त्म करना चाहते हैं और जमात इस्लामी को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो बांग्लादेश को इस्लामिक मुल्क बना दे। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए टेंशन की बात होगी, क्योंकि फिर बांग्लादेश के हालात भी पाकिस्तान की तरह हो जाएंगे। उथल पुथल का दौर हमारे एक और पड़ोसी नेपाल में भी चल रहा है। नेपाल में राजशाही की वापसी को लेकर आंदोलन तेज हो रहा है। आज भी काठमांडू में बड़े प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी, लेकिन दोपहर को प्रोटेस्ट मार्च कैंसिल कर दिया गया। आज काठमांडू में शांति रही। असल में नेपाल की सरकार और पुलिस ने राजतंत्र वापसी और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। इन नेताओं के साथ जिस तरह का सलूक किया, प्रोटेस्ट को जिस तरह से जुल्म किया गया, उससे पूरे नेपाल में नाराजगी है। कल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया था। नेपाल के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कमल थापा को सड़क पर घसीटा गया। इससे लोगों में बहुत नाराजगी है। असल में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष और राजतंत्र के कट्टर समर्थक राजेंद्र लिंगदे के नेतृत्व में
हजारों प्रोटेस्टर्स प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे कमल थापा के साथ भी पुलिस ने बर्बरता की, उन्हें घसीटते तो अपने साथ ले गई। आरपीपी के 6 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के इस एक्शन के विरोध में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने आज काठमांडू बंद की कॉल दी थी, लेकिन पुलिस ने देर रात गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर दिया। इसके बाद आज होने वाले प्रोटेस्ट को रोक लिया गया। 1 जून 2001 को नेपाल के राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी गई थी। कल इस घटना को 24 साल पूरे हुए थे। राज परिवार के सदस्यों ने कल महल में दीपक जलाने का एक कार्यक्रम रखा था, लेकिन ओली सरकार ने राज दरबार में होने वाले इस कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी। आज शाम महल के बाहर यह कार्यक्रम किया गया। नेपाल के लोग राजशाही की वापसी की मांग को लेकर आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इसे समझने की जरूरत है। लोगों ने लंबे समय तक चुनी हुई सरकारों को मौका दिया, लेकिन न तो कोई ढंग की सरकार बन पाई और ना ही कोई सरकार नेपाल के लोगों का भला कर पाई। इसी लोगों को अब यह लगता है कि इससे तो राजा का शासन बेहतर था, कम से कम सुनवाई तो होती थी, कम से कम विकास के थोड़े बहुत काम तो होते थे। अगर चुनी हुई सरकारों ने यह काम ठीक से किया होता तो शायद यह आवाज ना उठती। अब कश्मीर की बात कर लेते हैं। आज पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासत में कश्मीरी पंडितों की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए कुछ विधानसभा सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व कर देनी चाहिए। आज महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान महबूबा ने कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर 2 मांगे रखी। पहली, सरकार घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में गए कश्मीरी पंडितों को उनके गांव में घर बनाने के लिए जमीन दे, और दूसरी, कश्मीरी पंडितों को विधानसभा में आरक्षण मिले। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को अगर घाटी में वापस लाना है, उन्हें फिर से यहां बसाना है, तो उसके लिए उन्हें इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनाना होगा और 2 नॉमिनेटेड सीटों के बदले चुनाव में उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि अगर कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ सीटें रिजर्व होंगी तो वो चुनाव लड़ेंगे, कश्मीरी मुसलमानों से वोट मांगेंगे, उनके इलाके के लोग अपने काम करवाने के लिए उनसे मिलेंगे। इससे समाज में मेलजोल बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। कश्मीरी पंडितों के बगैर कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए आज हम गवर्नर साहब से गए थे, क्योंकि ये खाली मेरे ख्याल में सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें हम लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों की भी जिम्मेवारी है। मगर जो सरकार कर सकती है उसके बारे में हमने गवर्नर साहब को एक डॉक्यूमेंट दिया। तो हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इनको बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि नॉमिनेशन के बजाय उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, ताकि कश्मीरी पंडित जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट, क्योंकि आप नॉमिनेट करेंगे 2 बंदों को, वो जम्मू में होंगे तो उनका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, असेंबली में वो उधर आएंगे। मगर अगर आप यहाँ सीट रिजर्व करते हैं तो उसमें लोगों को लड़ना पड़ेगा। हमारे कश्मीरी पंडित कैंडिडेट होगा, वो मुसलमान के दरवाजे पे जाएगा, उससे वोट मांगेगा। कल को जब वो एमएलए बनता है तो मुसलमान लोगों को अपने एमएलए के पास आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जिससे मुझे लगता है जो रियल इंटीग्रेशन है वो उसी से हो सकती है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। महबूबा मुफ्ती का यह रुख कश्मीर के लिए, कश्मीरियत के लिए अच्छा है। जब नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की स्कीम लॉन्च की थी, कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने के लिए जमीन तलाशी जा रही थी, तो महबूबा मुफ्ती ने तीखा विरोध किया था। इसे कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की साजिश बताया था। अब महबूबा अगर कश्मीरी पंडितों की वापसी की वकालत कर रही हैं तो ये अच्छा संकेत है। महबूबा का यह सुझाव अच्छा है कि जम्मू कश्मीर असेंबली की कुछ सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व कर दी जाएं। मुझे लगता है सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इससे सियासत में कश्मीरी पंडितों की भागीदारी बढ़ेगी और कश्मीरी पंडितों की वापसी में मदद मिलेगी। आज बिहार की राजनीति से भी बड़ी खबर आई। चिराग पासवान ने कहा कि वो केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार वापस आना चाहते हैं और हो सकता है कि असेंबली इलेक्शन लड़ें। असल में एलजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी और संसदीय दल ने चिराग पासवान से विधानसभा चुनाव लड़ने की अपील की है।
पासवान की पार्टी के सांसद और चिराग के बहनोई अरुण भारती ने तो यह ऐलान कर दिया कि चिराग रिजर्व सीट के बजाय नॉर्मल सीट से चुनाव लड़ेंगे। आज चिराग पासवान ने भी कहा कि वो हमेशा से बिहार की राजनीति करना चाहते थे, केंद्र सरकार में रहकर यह नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पार्टी का बड़ा नेता अगर असेंबली इलेक्शन में उतरता है तो उसका असर पार्टी की परफॉर्मेंस पर दिखाई देगा, इसीलिए वो विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो, जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूँ। पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है तो मैं जरूर लड़ूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चिराग कह तो रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन नोट करने वाली बात है कि नीतीश की विदाई का दावा करने वाले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर चिराग बिहार की राजनीति में आते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो मुकाबला इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इससे नीतीश की रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि चिराग युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर वो बिहार की राजनीति में लौटना चाहते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए, इससे बिहार को ही फायदा होगा। वो एनडीए के हिस्सा हैं और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़े ये उनका निर्णय है, लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर उनके चाचा पशुपति पारस ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए यह अच्छा फैसला है, लेकिन चिराग की पार्टी को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ हैं और लोग नीतीश की वापसी नहीं चाहते। आप हमको ये बताइए कि कौन सी ये ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं चाहता कि हमारा नेता सबसे बड़े ओहदे पर जाए। सभी पार्टी के लोग अपने बड़े नेता को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और इसमें यदि अरुण भारती जी का बयान आया है तो ये गलत नहीं है। ठीक है, वर्कर्स की इच्छा है कि हमारा नेता आगे बढ़े और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद वो तो फैसला तो देखिए, फैसला तो जनता के हाथ में है, जनता सर्वोपरि है। बिहार में लोग बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में जब भी चुनाव होगा तो सत्ता परिवर्तन की तरफ उनका झुकाव है। चिराग पासवान असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं ये तो उनको तय करना है, लेकिन एक बात सही है कि चिराग पासवान को केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार में आना चाहिए। इसका फर्क पड़ेगा, एनडीए को इसका फायदा होगा और इससे नीतीश कुमार से ज़्यादा तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक तेजस्वी नीतीश की उम्र और मानसिक स्थिति का हवाला देकर उनके रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान मैदान में उतरे तो गोल पोस्ट बदल जाएगा। हालांकि चिराग पासवान के बारे में तेजस्वी बाद में सोचेंगे, इस वक्त तो उनकी परेशानी अपने बड़े भाई तेज प्रताप ने बढ़ा रखी है। तेजस्वी फिलहाल उसी टेंशन से निपटने में लगे हैं। खेलों की दुनिया से एक बड़ी खुशखबरी आई है। वर्ल्ड चैंपियन भारत के डी गुकेश ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के छठे राउंड में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। क्लासिकल चेस में कार्लसन के खिलाफ गुकेश की यह पहली जीत है। इस जीत के साथ 19 साल के गुकेश नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। कार्लसन और अमेरिकी ग्रैंडमास्टर फाबियानो कारुआना
जॉइंटली फर्स्ट रैंक पर बने हुए हैं। हालांकि गुकेश उनसे सिर्फ 1 पॉइंट पीछे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुकेश से हार के बाद कार्लसन अपना आपा खो बैठे। हारने के बाद उन्होंने टेबल पर जोर से मुक्का मारा, जिससे सारे मोहरे बिखर गए। हालांकि बाद में उन्होंने गुकेश से माफी मांगी। और ये आपको बता दूं कि ये मैच 4 घंटे चला और इस मुकाबले में कार्लसन ज्यादातर वक्त हावी थे, लेकिन उन्होंने एक गलती की और फिर गुकेश ने उन्हें वापसी का मौका नहीं दिया। कल आईपीएल का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच होगा। हालांकि अहमदाबाद में आईपीएल के आखिरी क्वालिफायर में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच काफी रोमांचक मुकाबला हुआ। रात 2 बजे तक ये मैच चला। पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में जगह बनाई। श्रेयस अय्यर की जबरदस्त बैटिंग की वजह से पंजाब किंग्स ये मैच तो जीत गया, लेकिन स्लो ओवर रेट के कारण श्रेयस अय्यर पर 24 लाख रुपए और मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया। पंजाब किंग्स के बाकी प्लेयर्स को 6 लाख या फिर मैच फीस का 25% और मुंबई के प्लेयर्स को 12 लाख या फिर मैच फीस का 50% जुर्माने के तौर पर देना होगा। हालांकि श्रेयस अय्यर के लिए खुशी की बात यह कि उनकी तूफानी पारी की वजह से पंजाब किंग्स फाइनल में पहुंची। मुंबई ने पंजाब को जीत के लिए 204 रन का बड़ा टारगेट दिया था। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मैच मुंबई के कब्जे में है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने 41 गेंद में 87 रनों की तूफानी पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 8 छक्के लगाकर मुंबई इंडियंस की उम्मीदों को तोड़ दिया। श्रेयस अय्यर इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने 3 अलग अलग टीमों की कप्तानी की और उन्हें फाइनल तक पहुंचाया। 2020 में दिल्ली कैपिटल्स, 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स श्रेयस की कप्तानी में फाइनल में पहुंची थी। कोलकाता ने टाइटल भी जीता था। नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश की वजह से इस वक्त हालात बेहद खराब हैं। असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 4-5 दिन की बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 40 लोगों की जान जा चुकी है। असम में बारिश का 132 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 1 जून को असम के सिलचर में 24 घंटे के अंदर 415.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 132 साल में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। सिक्किम और मणिपुर में भी ऐसी ही सिचुएशन है। नॉर्थ सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई है और कई इलाकों से संपर्क कट गया है। सिक्किम के एक मिलिट्री कैंप में भी लैंडस्लाइड का हमला हुआ, वो इसकी चपेट में आ गया और इस हादसे में आर्मी के 3 जवानों की मौत हो गई। हालांकि 6 जवान अभी लापता भी हैं। असम के 15 जिलों में 4 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। असम में अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कछार, श्रीभूमि और नौगांव डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा तबाही नजर आ रही है। जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक असम के 764 गांव पानी में डूबे हुए हैं और 3,500 हेक्टेयर से ज़्यादा खेतों में फसल चौपट हो गई है। आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने नॉर्थ लखीमपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बारिश से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि असम के ज्यादातर इलाकों में अगले 2-3 दिनों में और भी बारिश होगी और ये बारिश भारी होगी।